गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं आरडी आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं। और बच्चों, हम लोग आज सेट 1 2025 का पहला सेट जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस बाय वन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इससे लाभ मिल सके और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आने वाली वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके एग्जाम तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब आपका रिवाइज करा सकूं ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकें और टॉप कर सकें। ठीक है, चलिए तो पहले हम एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन से। और जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग देखेंगे कि बहुविकल्पी जो खंड अ है या सेक्शन ए जो है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, खंड अ, जो आपका बहुविकल्पी प्रकार का क्वेश्चन है क्योंकि आपसे 20 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। पहले तो 20 एमसीक्यू होगा एक एक नंबर का, आपका जो 20 नंबर आपका मिलेगा ये पहला सेक्शन से रहेगा आपका। इसके बाद जो खंड ब है बच्चों, खंड ब में आपका क्या होता है, देखिए खंड ब में आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहले जो क्वेश्चन रहेगा खंड ब में, इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन करना रहेगा, 2-2 नंबर का मिलेगा आपको 12 नंबर। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको 5 खंड करना रहेगा और सब के सब 4 नंबर के रहेंगे 20 नंबर के। और उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चों, तीसरे में आपको एक ही करना रहेगा, अथवा करके दिया रहेगा, जो आपको मिलेगा 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी ये 6 नंबर। फिर चौथे में भी आपको एक करना रहेगा 6 नंबर और फिर पांचवें में भी आपको एक ही करना रहेगा 6 नंबर। तो इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर है वो कितने नंबर का बन जाएगा, 70। और आपको 70 में 70 ले आना है रिटन में। ठीक है, बाकी 30 नंबर आपका जो प्रैक्टिकल होता है या जो 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है वो अलग। तो आपको टोटल 100 नंबर की तैयारी में मैं आपका साथ दूंगा इन 70 नंबर के लिए। और 70 नंबर में आप अगर मेरे अब से एग्जाम तक रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो मैं वादा करता हूं आपका 70 में 65, 68, 69 तक आप ला सकते हैं। तो बस आप वीडियो पर जो भी क्वेश्चन बताया जाए उन क्वेश्चंस के साथ साथ और अदर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी रिवाइज करिएगा। देखिए आपका 20, 10, 32 और 20, 52, 52, 6, 58, 58 और 6, 64, 64 और 6, 70। ठीक ना, तो इस तरीके से आपके पेपर का ये फॉर्मेट होता है जिसको मैंने आपको थोड़ा बता दिया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सेट 1 को पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, बताइए। बताया हूं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर बच्चों हमेशा क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलती है। याद रखिएगा, परिमेय क्या होता है बच्चों, ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, और अपरिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो इसलिए पहले का जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, अपरिमेय। पहले का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, डी, यानी अपरिमेय। क्लियर, चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा।
यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड। आपके पास 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले में ऑप्शन आपको दिया है 2 गुणे 3 गुणे 13। तो क्या 2 गुणे 3 गुणे 13 156 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। आप ऐसे कर लो, 156 का फैक्टर कर लो, 2 से काटो, 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटे 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 नवा 18। तो क्या इसमें देखो 2 3 13 है, 13 को आप डिवाइड करेंगे, 13 तिया 39 और 13 एक कम 13। तो जो इसका फैक्टर आ रहा है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर आप इसको घात के रूप में लिखोगे 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो आप मिलाओ कौन सा ऑप्शन है, 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं। कह रहा है थर्ड, देखिए एमसीक्यू का क्या है। कह रहा है 3x प्लस 5y अपान 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 अपान 3। तो x और y का रेशियो क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। क्या क्या दिया है, 25:6, 5:3, 3:5 और 7:3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, इधर करो, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y। ठीक है, 35 इधर लाएंगे तो 15y के साथ प्लस हो जाएगा और 9 को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 35 और 15 50, 50y, गुड। इसको माइनस कर दो, अगर हम 9 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 9 2 यानी 12। ठीक है, तो x अपान y हमको बताना है, तो x y उधर जाएगा तो अपान y होगा और इधर 50/12। अगर हम करेंगे तो अगर हम इसको छोटा करते हैं बच्चों तो 2 से अगर आप काटते हैं, 5 से 2 से काटिए तो ये 25 और 2 से काटते हैं 6। तो x और y का जो अनुपात आएगा वो 25:6 आएगा। मतलब ये आपका ऑप्शन सही होगा, 25:6। क्लियर, चलो मजा आ रही है सॉल्व करने में। बस आप 1-1.5 घंटे बैठे रहिए, कॉपी और पेन लेके मेरे साथ जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप निखर के मैथ में आएंगे। क्योंकि मैथ जो है बच्चों वो सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ठीक ना। क्योंकि टीचर आपको सिर्फ एक बार बता देगा, अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उसको प्रैक्टिस जरूर किया करिए, जो भी क्वेश्चन हो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का क्या निकालिए, विविक्तिकर निकालिए। और विविक्तिकर हमने आपको फार्मूला पढ़ाते टाइम क्या बताया था, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। विविक्तिकर d बराबर b² माइनस 4ac। ऑप्शन आपको दिया है पहला 0 1 2 3, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो क्या किया जाए, देखिए जब इस समीकरण को आप बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो देखो b का मान क्या मिलेगा, -2। तो यहां पे अगर फार्मूले पर रखते हैं तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है
3 है और c का मान क्या है 1/3 है। 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 करोगे क्या मिलेगा 0। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी चौथे का ए सही होगा। ठीक, चलो आ गया। तो एमसीक्यू जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिनको आप आसानी से हल करके 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। एमसीक्यू गलत हुआ मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप इनको बेहतर तरीके से तैयार करें। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा भाई बच्चों आपको दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे से निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्या पूछा है, माध्य होगा कि इसका माध्य क्या है। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समांतर माध्य से माध्य माध्यिका और बहुलक आपने पढ़ा है, तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए वर्ग अंतराल बच्चों आपको दिया है, वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है 2 4 4 6 6 8 8 10 और 10 12। बारंबारता दी गई है, बारंबारता 2 4 7 3 4। देखिए आपको बारंबारता दी गई है, आप वर्ग अंतराल दिया गया है, इनका x निकाल लो और ये f होता है, ठीक ना। तो 2 4 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 5 8 6 14, 14 का आधा 7, 2 2 जोड़ते जाओ 7 2 9, 9 2 11। यहां से fx निकाल लो, 3 दूना 6, 5 चौको 20, 7 सते 49, 9 त्रिक 27, 11 चौक 44। इनको जोड़ लो और इनको जोड़ लो, 4 2 6, 6 6 12 1 13, 13 3 16 या 7 3 10, 4 14, 14 2 16, 16 4 20। ठीक है, इधर जोड़े 7 3 10 1 11, 11 और 9 20, 20 6 26, 2 बचा 4 2 6, 4 10, 2 12, 12 2 14, 146। और माध्य बराबर आपने क्या पढ़ा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, चलिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 छक्का 12, 1 बचेगा नहीं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 10 से भाग देंगे 7.3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है जो 7.3 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर, चलिए उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। छठवां देखो, छठवां देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं एमसीक्यू पे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। एक ट्रायंगल है बच्चों कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और ये लाइन जो है तीसरी वाली लाइन के समांतर यानी डी ई। तो कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ईडी 1.5 है, और जो बीडी है वो 3 है, और जो एई है वो 2 है, और जो ईसी है इसको मैं मान लेता हूं x है क्योंकि ये दिया नहीं। चलिए हमने जब आपको पढ़ाया था, प्रमेय बताया था कि जब एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है, बाकी दो भुजाओं को क्या करती है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD अपान DB बराबर AE अपान EC होता है। प्रमेय आप लोगों को बताया गया है, मैं भी बताया हूं। AD 1.5 और DB कितना है 3 है, और AE 2 है, और इसको मैंने x मान लिया।
ठीक, तो 3 दूना 6, तो x बराबर 6/1.5, 10 हटाएंगे ऊपर 60, नीचे 15, 15 के 45, 15 चौक को 60, तो ये कितना आ गया 4। और हमसे मान किसका पूछा है, AC का बच्चों, मतलब ये पूरा। तो जब AC पूछा है तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन यानी छठवां जो है वो ए में दिया गया है, तो यानी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 7वां, 2 बिंदु दिया है और उनके बीच की दूरी आपसे पूछा है। चलिए मैं यहां कर देता हूं 7वां क्वेश्चन, ये 7वां है, ये 6वां। कह रहा है 2 बिंदु हैं, एक बिंदु क्या है आपके पास 2 और 3 है, और दूसरा बिंदु आपके पास क्या है 4 और 1 है। तो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी AB का फार्मूला बोलो जल्दी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलो याद करो सारे फार्मूले। x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 और x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 1, y2 1, y1 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, करड़े में 8 होगा, और 8 का वर्गमूल क्या होता है 2 करड़े में 2। तो AB के बीच की दूरी बच्चों क्या होगी 2 करड़े में 2 मात्र, यानी ये B वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक ना, चलिए बहुत अच्छे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस पर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक ना, चलो छोड़ दें एमसीक्यू, नहीं चलो करा देते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद चलते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। एक द्विघात समीकरण दिया है क्या, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान बताइए। यानी कि अगर मूल क्या है बराबर, यानी अल्फा और बीटा जो मूल हैं वह बराबर हैं, तो हमें क्या निकालना है m का मान। चलिए तो b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान कितना 12, माइनस 12 का स्क्वायर कर दो, a का मान 3, c का मान m बराबर 0, 12 का स्क्वायर 144, 4 तिहाई 12m बराबर 0, 12m उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 144 बराबर 12m, 12 पर m 144, तो m का मान क्या आ गया 12। तो m ये C वाला ऑप्शन है आपका जो सही है। ठीक, तो 8वें का C आपका सही होगा। ठीक है, 9वें का HCF बताना है। 15 और 25 का HCF क्या होगा, तो 15 और 25 का HCF क्या होता है कर लेंगे आप, बहुत दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, छोड़ते हैं। 15 का है और किसका है 25 का है। ठीक ना, तो 15 का फैक्टर अगर आप करोगे तो मिलेगा 3 5 15, 5 1 कम 5, और 25 का करोगे तो 5 5 25, 5 1 कम 5। तो HCF क्या होगा बताओ जल्दी, जो दोनों में होता है, तो दोनों में कौन है, एक 5 है, तो 5 बचे, दोनों का HCF क्या होगा बताओ, 9th का B। अच्छा सॉरी, इनका क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर लिया, सॉरी। क्वेश्चन है कि 15 और 25 का HCF 5 है, तो 15 और 25 का HCF तो 5 है, और हमसे LCM पूछ रहा है, और दो संख्या कौन है 15 और 25 है, तो 15 और 25 एक संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो
तो अगर 15 गुणे 25 है बच्चों, तो HCF से भाग दे दो बराबर एलसीएम। 5 दिया 15, 25 दिया 75, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 75, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, मिला दूं? चलो, ये 8वां था, ये 9वां था। दसवां देखो, एमसीक्यू चल रहा है बच्चों, ठीक ना। 10वां कह रहा है कि 3, 1, -1 और -3 का सर्वांतर बता दो, तुरंत बता दो। दूसरे में से पहले घटा दो, तो 1 में से 3 घटाओ, क्या आएगा -2, तो इसका सर्वांतर क्या होगा -2। कुछ करना ही नहीं है, ठीक। चलो आगे 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग बताइए। तो माध्यक वर्ग के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही उसका माध्यक वर्ग होगा। तो 10 आपको दिख रहा है, जिसकी माध्यक वर्ग क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जब 10 बारंबारता सबसे अधिक है तो उसका माध्यक वर्ग क्या होगा, 15 और 20 होगा, ठीक ना। चलिए 12वां करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। tan a बराबर 1, tan a बराबर क्या है 1 है, तो हमसे पूछ रहा है कि 2 sin a और cos a का मान बता दो। ठीक है, क्या कर दो, तो आप क्या करो, cos से भाग दे दो, cos से भाग दे दो, तो आपका मान क्या आ जाएगा। यहां पर देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 12 और 12वां का जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो tan 1 है तो बटा 1 लिख सकते हो। त्रिभुज अगर आप बनाओगे इस तरह से अगर करना चाहो तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का वर्गमूल कर्ण में 2। तो यहां से 2 sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी 1 बटा कर्ण में 2 और आधार बटे कर्ण 1 बटा कर्ण में 2। तो कर्ण में कर्ण गुणा होगा बच्चों, 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 12वें का कौन सा सही होगा, सी वाला होगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, जहां पे आपको दिक्कत होगी आप बताइएगा, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे भी कमेंट करेंगे, या फिर स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को भेजिएगा, मैं आपको तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा, आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तेरहवां क्या है बच्चों, कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, चलिए एक वृत्त है, कौन सा है 13, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र O है, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु O वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। चलिए इससे जो है कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर पर, और एक बिंदु है जो Q है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसकी दूरी जो है वो कितनी है 24 है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बता दो। सिंपल है, देखिए ये वृत्त प्रमेय आपने पढ़ा है कि जब कोई वृत्त की परिधि पर केंद्र हो, त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री होती है। तो जब ये 90 डिग्री होगा बच्चों तो ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और ये निकालने के लिए आप क्या करिए, इसमें से इसके वर्ग को घटा दीजिए। 25 का स्क्वायर आपने पढ़ा है 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, 24 का स्क्वायर कर लो, अगर आप करोगे 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 9 1 10 17, 4 1 5, 576। तो 576 घटा दो
अगर 576 घटाते हो तो कितना मिलेगा? 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 9, यहाँ पे हो गया 11, 11 में से 7 जाएगा 4, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7, यानी ये त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 7 होगी। यानी 13वें का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, यानी 13 का ए सही होगा। ठीक, आई बात समझ में? चलो 14 क्या है? चौदहवां क्वेश्चन है, एक मीनार 20 मीटर ऊंची है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करने में 3 है। तो अब इसकी लंबाई जो है, छाया जो बनेगी बच्चों, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरी छाया ऐसे बनेगी, तो इसकी छाया क्या है? 20 करने में 3 है। तो आपसे कह रहा है कि उन्नयन कोण का मान बताओ। तो मान लेते हैं कोण थीटा बन रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 20/20 करने में 3, 20 से 20 कट गया, 1/करने में 3। किस tan का मान 1/करने में 3 होता है? तो tan 1/करने में 3 किसका होता है? 30 डिग्री का। तो tan से tan कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। यानी 14वें का कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, चलो 15वां क्या है? कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। पंद्रहवां देखिए, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 15। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14। चाप से उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित होता है। कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। तो आंतरित कोण का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको फार्मूला क्या बताया हूं? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितनी डिग्री? 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14, 14 का स्क्वायर कर दो, 2 बार लिख दो, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, ये 12 आ गया, 7 दूना 14, 2 छक्का 12। ठीक है, 2 से काटो 11, 2 3 6, तो ऊपर 11 और 14 बचा, नीचे 3 बचा, 11 चौको 44, 4 11 एकम 11 और 4 15, 154 और नीचे 3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलो जोकर टोपी का आकार कैसा होता है? 16वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जोकर टोपी का आकार होता है बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं जोकर टोपी का आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का। जो आप बर्थडे कैप लगाते हैं उसका भी आकार शंकु के आकार का होता है। ठीक है, चलिए कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि किसका सरलीकृत रूप है? 17वां पूछा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है किसका? अप्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, संयुक्त विधि का या सरल विधि का? बताइए। तो पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि आपको समांतर माध्य निकालने के लिए बताया गया है। माध्य निकालने के लिए किसका है? प्रत्यक्ष विधि का ही एक सरलीकृत रूप होता है। ठीक ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुल प्रेक्षणों का माध्य 15 है, माध्यिका 24 है, अगर माध्य 15 है और माध्यिका 24 है तो आपको क्या बताना है? बहुलक। तो आप सिंपल कर सकते हैं इसको भी। चलिए, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? बता दें इसको। चलो अच्छा, 19वां देख लो। कुछ नहीं है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे को जब फेंकेंगे तो एक बार पट आएगा और एक बार चित्त आएगा। यानी 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। सॉरी, पासा
सिक्का नहीं है, मैंने लगा सिक्का है। पासा है, पासे की संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 2 4 6 तीन संख्या है, यानी प्रायिकता 3 बटे टोटल कितना है? 6। 3 दूना 6, 1/2। तो 19वां का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप पहले तो ये बताओ कि अगर इसमें 52 जो पत्ते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, जो 52 पत्ते हैं बच्चों, 20वां क्वेश्चन, टोटल पत्ते कितने हैं? 52 पत्ते। अगर 52 पत्ते हैं तो इसमें से रानी, 52 पत्तों में 4 रानी, 4 रानी यानी प्रायिकता 4 आएगी, 4/52 कुल प्रायिकता, तो 4 से भाग देंगे, 13 चौक को 52, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो अब हमने एक पड़ाव पार कर लिया है, यानी एमसीक्यू हम लोगों का कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम चलेंगे सेक्शन बी यानी खंड ब की तरफ, जिसमें हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके लिखना होगा। ये जो आपके 20 क्वेश्चन थे, इनको आपको कहाँ करना होता है? OMR सीट पर, जिसपे आपको गोला भरना होता है। ठीक ना, बाकी आपके क्वेश्चंस आपके कॉपी पे रिटन होते हैं, जो लिखे जाते हैं। तो अब हम लोग खंड ब जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनको देखेंगे, तो आप देखते रहिए और मेरे साथ साथ करते रहिए इन सारे क्वेश्चंस को, ताकि आप बेहतर कर सकें। ठीक ना, तो आइए खंड ब का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी का पहला है। ठीक ना, यानी खंड ब का पहला। देखो, बुक में मिलेगा क्वेश्चन, खोजना, एनसीईआरटी वाली बुक निकालो। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दिया है कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई क्या कर रहे हो? चलो बैठो शांत से। देखो, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है। ठीक ना, कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, तो एक हम पहले शंकु बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक शंकु है। ठीक ना, कोण आपके पास क्या दिया गया है? एक कोण है या फिर शंकु है। ठीक, कह रहा है कि इसका जो शंकु की हाइट है वो कितनी है? 48। इसकी हाइट क्या है? 48 है। एंड जो इसका रेडियस है, आधार का व्यास, वो कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि इसका आयतन बताइए। मतलब आपको दिया क्या गया है? हाइट यानी शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई कितना है? 48, और आधार का व्यास दिया गया है आपको, आधार का व्यास 28, यानी ये टोटल जो है आपका ये 28 है आधार का व्यास। अब देखो, व्यास जब 28 है तो व्यास का आधा कितना होता है? 14। मतलब कि त्रिज्या हो जाएगी ना, तो त्रिज्या कितनी है आपकी? 28 का आधा करो, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 14। 2 का आधा करेंगे कितना होगा? 28 का आधा 14। ठीक है, तो अब देखिए, आपसे कह रहा है कि इसका आयतन बताइए। क्या बताइए? आयतन।
तो शंकु का जो आयतन होता है वो फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर आपने फार्मूला पढ़ा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मान रखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और रेडियस क्या है आपका? 14 का स्क्वायर एंड हाइट आपकी क्या है? 48। ठीक है, चलो 1/3 गुणे 22/7 और यहां से 14 इंटू 14 टू टाइम लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर है, और 48। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 7 दूना 14, आप 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 48। इधर आ जाओ, इधर आओ, इसके आगे बैठ जाओ, हाँ बैठो। चले तो आप 3 से डिवाइड करेंगे 16 48 और 7 दूना 14। अगर आप सबका गुणा करें, देखिए 22 दूना 44 और 16 और 14 गुणा करके बताइए, जल्दी करिए। 16 और 14 गुणा 224। देखिए 16 32 16 16 चौक को 64, 6 का 16 कम 16 और 6 22, 16 4 20 2 22, 224 और 224 में 4 का गुणा करिए, 224 में 4 का गुणा 9856। आयतन है तो आयतन किस में आता है? क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी 9856 सेंटीमीटर क्यूब आपका शंकु का क्या होगा? आयतन होगा। मिला है क्वेश्चन? चलिए अगर इंग्लिश में आप देखें तो आपको क्या दिया गया है कि एक कोन है, हाइट ऑफ द कोन क्या है? 48 एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर आपका 28 है तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा? 28/2 यानी 14। ठीक है, तो आपसे वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू हमने पुटअप किया है और सबको सॉल्व किया है, तो वैल्यू क्या निकल के आई है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको नोट करिए, तब आगे वाला बताऊं। नोट करेंगे कि मिटाऊं? साहब जुल्म ये है कि आप, चलिए आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन मतलब जो दूसरा है, पहले का दूसरा, सेक्शन बी के पहले का जो दूसरा है, ये आपका चैप्टर 1 से क्वेश्चन दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या बताइए? HCF बताइए। मतलब आपको दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 96 और दूसरा है 404। इनका हमें क्या बताना है? HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 96 और 404 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दो। तो 96 का क्या होगा? 96 का आप फैक्टर करिए तो क्या होगा? मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम्स? अगर हम इसका फैक्टर करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी लोग, जैसे आप लोग सिंपल कर सकते हैं। 96 को जब आप करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 से आप डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे आप 12, फिर 2 से करेंगे आप 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो ये 2 कितनी टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5, यानी हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं और इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या क्या दिया है? 404। तो 404 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 से 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे
तो 1 0 1, 101 आ गया। अब 101 2 से कटेगा? अगर 100 नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 101 किससे कटेगा? बोलिए, किसी से नहीं। 101 किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये आपका यही रहेगा। मतलब 404 का फैक्टर क्या हुआ? 2 के पावर 2 इंटू 101, यही दो संख्याएं हुई। यानी कि 404 का अगर हम फैक्टर करेंगे 2 के पावर 2 इंटू 102। अब एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में आप क्या निकालते हैं? जो संख्याएं दोनों में प्रेजेंट होती हैं, जो संख्याएं दोनों में होती हैं वही आपका एचसीएफ होता है। तो जब यहां पर देखिए 2 के पावर 5 है और यहां पर 2 के पावर 2 है, लेकिन इसमें 3 है और इसमें 101 है, तो क्या 3 और 101 होगा? नहीं होगा। तो एचसीएफ कौन होता है? जो दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो जो दोनों में है, 2 के पावर 2 क्या है? दोनों में है, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 4 होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नोट करिए। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि बिंदु, मिटा देना इसे। चलिए, पहले का तीसरा आपको क्या दिया है? पहले का तीसरा दिया है कि बिंदुओं -17, बिंदु क्या दिया है? -17। क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि बिंदु, 2 पॉइंट आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए सब लोग, चल रहा है। चलिए, 2 बिंदु आपको क्या दिया है, यहां ध्यान दीजिए। एक बिंदु आपको दिया है -17 और दूसरा क्या दिया है? 4-3। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या दिया है? 4 और -3। कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, वह रेखाखंड इस रेखाखंड को कितने के अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 के अनुपात में। मतलब कि इसके बीच में एक बिंदु है जो इनको 2 और 3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। मान लीजिए इसके बीच में एक बिंदु है, कौन? x और y, जो इनको किस अनुपात में विभाजित करता है? 2 और 3 के अनुपात में। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इन बिंदुओं को बताना है कि मिलाने वाला जो निर्देशांक है वो क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि जो बिंदु बीच में आपका विभाजित कर रहा है, ये बिंदु क्या है? P है। ये वाला बिंदु क्या है? P। और इसको मैं A मान लेता हूं और इसको मैं B मान लेता हूं, ठीक ना? तो यहां पर देखिए एक चीज बता देता हूं, ये वाली जो पॉइंट होती है, ये वाली जो पॉइंट होती है, ये x1 है और ये वैल्यू आपकी क्या है? y1 है। और ये वैल्यू आपकी क्या है? x2 है। और ये वैल्यू क्या है आपकी? y2 है, ठीक ना? और ये जो रेशियो है ये m1 होगा और ये वाला रेशियो क्या होगा? m2 होगा। मतलब 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। चलिए, अब हमने आपको क्या बताया था जब पढ़ाते टाइम? निर्देशांक कैसे निकालते हैं? एक फार्मूला हमने x के लिए आपको बताया था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये बताया था। चलिए, अगर ये फार्मूला था तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, m1 की वैल्यू 2 है, m1 की वैल्यू, x2 x1 और x2 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 3 और x1 की वैल्यू क्या है? -1। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? m1 प्लस m2, m1 क्या है? 2 और m2 क्या है? 3। तो 2 प्लस 3, आ रही बात समझ में? चलिए, तो 4 दूना 8, ध्यान दो, 3 एक कम 3, ये माइनस और ये प्लस है, तो यहां क्या होगा? माइनस 2 3
5, ठीक है। 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, और 5/5, 5 से 5 काट देंगे तो क्या बचेगा 1, मतलब यक्स का जो मान है वो कितना आ गया 1 आ गया। चलिए y का निकाल लीजिए। y बराबर मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, m1 y2, बोलिए m2 y1 m1 प्लस m2, यही होता है ना। चलिए जब ये होता है आपका तो m1 का मान कितना है 2, y2 की वैल्यू -3, यहाँ पे -3 रखेंगे, m2 की वैल्यू क्या है 2 है, अच्छा m2 की वैल्यू 3 है, ठीक सॉरी, m2 की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू 7 है, अपान m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, 3 2 जा 6, -6, 7 3 जा 21, अपान 3 2 5, 21 में से 6 माइनस होगा 15, अपान 5, 5 3 जा 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि इनको विभाजित करने वाला जो निर्देशांक है वो क्या होगा 1 और 3, यानी इनको विभाजित करने वाले निर्देशांक क्या होंगे विभाजित करने वाले निर्देशांक क्या हैं 1 और 3 है। आया समझ में, ठीक, नोट करिए फार्मूला याद करने का त्रिकोणमिति वाला। चलो अच्छा घ वाला देखिए, कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2, देखिए क्वेश्चन घ वाला है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। ठीक, सिंपल है, कर लेंगे, बोलो कर लोगे। चलो देखो अच्छा, साइन अल्फा कुछ नहीं करना, ध्यान दो, साइन अल्फा बराबर क्या दिया है 1/2, किसका मान 1/2 होता है, मारूंगा ये एक ठो अभी, साइन 45 का 1/2 होता है, 1/2 में 2 होता है, 1/2 किसका होता है 30 का, तो यानी साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है, तो ये क्या होगा साइन अल्फा बराबर साइन, देखो यहाँ एक लाइन और बढ़ा दी, 1/2, और 1/2 जो मान होता है वो किसका होता है साइन 30 का, तो साइन से साइन कट गया, तो अल्फा बराबर क्या आ गया 30। चलो बताओ किस कास का मान 1/2 होता है 60 का, तो आपको दिया है कॉस बीटा बराबर 1/2, तो आपका हो जाएगा कॉस बीटा बराबर कॉस 60, तो कॉस से कॉस क्या होगा कट जाएगा, तो बीटा का मान कितना आया 60, बीटा का मान 60, अल्फा का मान 30, बीटा का मान 60, हमको किसका मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़ा गया है तो दोनों जोड़ दें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 प्लस 60, 60 30 कितना होगा 90, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री 90 डिग्री, सॉल्व हो गया। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये जल्दी से वायरल होगा चले घ के बाद अंगा वाला देखिए, बस आ जाइए क्वेश्चन पे। चलो देखो अंगा बिंदु, कह रहा है बिंदु P जो है वो 6 -6 8 की मूल बिंदु से दूरी, सिंपल क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बिंदु एक P है जो -6 और क्या है 8 है, इसकी दूरी आपको कहां से बताना है मूल बिंदु से, यानी जो ऑरिजिन होता है ना, जैसे देखिए ये एक्स वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ठीक है, ये एक्स और ये क्या है वाई है, ध्यान दो ये एक्स एक्सिस और ये
वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट क्या होता है हमारा ऑरिजिन, और ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है 0 0। ऑरिजिन क्या होता है 0 0। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु P की दूरी कहां से ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से, यानी ऑरिजिन से एक बिंदु बताइए जो P है कितना -6 और 8। अब ये बताइए -6 और 8 किधर होगा, इस पर होगा कि इस पर होगा, क्योंकि यक्स जो है माइनस में है ना, यक्स किस में है माइनस में, और वाई किस में है प्लस में। तो इसका मतलब ये वैल्यू इधर होगी कहीं, मान लीजिए यहां पर हमने एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, तो P आपको कितना दिया है -6 और 8 दिया है, और यहां पर कुछ भी मान लें, O मान लें, और यहां पर P। तो O से P की डिस्टेंस बताना, और मैंने आपको पढ़ाते टाइम डिस्टेंस का फार्मूला बताया था, रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो बस उसी पे आपको रख देना है, यानी देखिए OP के बीच की दूरी, बिंदु OP की दूरी क्या होगा फार्मूला, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा फार्मूला। चलिए अब ध्यान दो, यहां पर अगर हम O से P निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी x1 और ये वैल्यू हमारी y1, ये वैल्यू हमारी x2 और ये वैल्यू हमारी y2, यही होगा। वैल्यू रख दो पूरी, x2 की वैल्यू क्या है -6 और x1 की वैल्यू क्या है 0, स्क्वायर होगा। y2 की वैल्यू क्या है 8, y1 की वैल्यू क्या है 0, स्क्वायर कर देंगे। चलिए 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना 36, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, यानी ओपी के बीच की दूरी कितना होगी 10 होगी, ठीक ना। जल्दी लगाओ तब च वाला बताऊं, च वाला अच्छा क्वेश्चन है, चावला नहीं चावला वाला यहाँ पे कहां से आ जाएगा। जो क्वेश्चन आपको दिया पहले का कह रहा है कि प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए -1 अपान कोसेक ए +1। हाँ ठीक है। चलिए तो आपको कह रहा है कि सिद्ध करिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए -1 अपान कोसेक ए +1, ठीक है। तो हम LHS पार्ट लेते हैं, LHS कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। ध्यान दीजिए कॉट का फार्मूला हमने आपको क्या बताया है, आपको एक फार्मूला हमने रेसिप्रोकल का रिलेशन बताया है प्रतिलोम वाला, और एक फार्मूला हमने आपको बताया है जो कॉस और साइन के साथ रिलेशन होता है। तो आपको मैंने कॉट का फार्मूला एक बताया है कॉस ए अपान साइन ए, ठीक ना, माइनस कॉस ए, बताया है ये वाला फार्मूला। चलिए नीचे भी कॉट की जगह वही लिख दीजिए, कॉट ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए, होता है ये फार्मूला होता है ना। चलो ध्यान दो, इस कॉस के अपान 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। ऊपर से कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस क्या कर लीजिए कॉमन, देखिए यहां पर भी कॉस प्रेजेंट है, यहां पर भी कॉस है, तो अगर आप कॉस को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो यहां पे क्या बचेगा 1 अपान साइन 1 अपान, और यहां से कॉस बाहर आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा, बचेगा ना। और यहां पे
कॉस अपॉन साइन से भी कॉस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन प्लस 1, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए, और 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है, कोसेक। 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक ए -1 और 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक ए +1, यही आपको प्रूफ करना है आरएचएस। ठीक, सॉल्व हो गया। चलो जल्दी से नोट करो तब अगला बताऊं। दूसरे का क, ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन, किसी, हाँ दूसरे का क है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कह रहा है, कह रहा है 17th टर्म इज मोर देन 7 इज 10th टर्म, यानी जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है, अधिक है, गुना नहीं है। मतलब कि 17वां पद 10वें पद से क्या है, अच्छा 17वां पद क्या होगा बताइए। आपको मैंने बताया था कि 17वां पद जो भी टर्म होगा उससे एक कम, क्यों, क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान से समझो यहाँ पे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे होता है। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक ना। तो चौथे पद में एक कम है, तो अगर ये 17वां है तो एक कम होगा, मतलब ए प्लस 16d। और 10वां पद क्या होगा आपका, 10वां पद क्या होगा, ए प्लस 9d ना, बातें नहीं। तो 17वां पद ए प्लस 16d और 10वां पद ए प्लस 9d। अरे बात समझ में। तो क्या कह रहा है, कह रहा है 17वां पद जो है, ये वाला जो पद है वो 10वें वाले पद से 7 ज्यादा है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 17वां पद बराबर 10वां पद, कौन ज्यादा है, 17। तो किसमें प्लस करेंगे, इधर की इधर, ताकि दोनों बराबर हो जाए, 10वें में, क्योंकि अगर इसमें कर देंगे तो और 7 ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए हम इसमें 7 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 17वां पद मैंने आपको क्या बताया, ए प्लस 16d और ए प्लस 9d प्लस 7, ए से ए कट गया, 9 इधर आएगा तो माइनस होगा, 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 में से 9 घटाइए, 7, 7d बराबर 7, 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, d का मान क्या आएगा, 1। यानी जो सार्वांतर है वो कितना आ जाएगा, 1। आपसे सार्वांतर ही पूछा था कि इनका सार्वांतर यानी कि डिफरेंट क्या होगा, कॉमन डिफरेंट क्या होगा। तो जो सार्वांतर आया वो क्या आया, 1 आया। ठीक, नोट करिए जल्दी से तब अगला बताएं। मिटाऊं, दूसरे का ख देखिए, कह रहा है कि समीकरण करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। एक समीकरण दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, और कह रहा है कि इनके मूल बताइए, जीरोस बताइए। करिए, मतलब देखिए कैसे करते हैं, दो घात का समीकरण है ना, तो जो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसका हम x² के कोफिशिएंट यानी x² के वैल्यू के साथ गुणा करते हैं। तो जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, जब इसका गुणा आप करेंगे, अच्छा आप ये देखिए, करड़ी में 2 और 5 करड़ी में 2, करड़ी में 2 और 5 करड़ी में 2 का आप गुणा करेंगे तो करड़ी में करने गुणा 2 आएगा, 5 दूना 10, मतलब गुणा करने पे क्या आया, 10। अब आपको ऐसे जो बीच वाला पद है इसको 2 भाग में तोड़ना है,
और 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर हमको 10 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। 5 दूना 10, 5 दू 7 चल रहा है। हाँ चले, तो आप इसको लिखेंगे करड़े में 2x² 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़े में 2 बराबर 0। ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। पहले और दूसरे पद से बताइए कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें कॉमन है कुछ यक्स, तो यक्स अगर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा करड़े में 2x और यहां बचेगा 5। इसमें कॉमन क्या है, 2 नहीं, करड़े में 2। क्यों, क्योंकि जो यहां पर 2 लिखा है ना, इस 2 को आप करड़े में 2 करड़े में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि करड़े में करड़ी का गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी। ठीक ना, तो 2 आ जाएगा। मतलब यहां पर जो 2 है, इस 2 को मैं करड़े में 2 करड़े में 2 लिख सकता हूं। तो एक √2 तो आपका क्या हो गया, कॉमन, और यहां पे √2 बच जाएगा। √2x प्लस 5 √2 जो है वो बाहर आ गया बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस √2 और दूसरे वाले में √2x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहां से जब इसको आप 0 करेंगे, x प्लस करड़े में 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, माइनस करड़े में 2 आएगा। और जब इसको हल करेंगे करड़े में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो करड़े में 2x बराबर -5, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो x बराबर -5 बटा करड़े में 2। तो इसके जो मूल होंगे वो करड़े में 2 और -5 करड़े में 5 बटे करड़े में 2 होंगे। ठीक, चलिए इसको लिखिए तब आगे बताऊं। लिख लो, इसको लिख लो। अबे मारूंगा तुम्हारा क्रिस जो है ना। ग वाला है त्रिभुज का, ग वाला देखिए, दूसरे का ग कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, ए बी सी, ठीक, कि भुजा बीसी पर, ध्यान दो कि भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है, यानी इस पर एक बिंदु क्या है, डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी, ए डी सी मतलब इधर वाला कोण ए डी सी बराबर बी ए सी, बराबर बी ए सी, बी ए सी, ये वाला ए डी सी और बी ए सी। तो सिद्ध करना है आपको, दिया क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, दिया है, क्योंकि त्रिभुज में आपको लिखना होगा। ठीक ना, दिया क्या है कि कोण ए डी सी, ए डी सी किसके बराबर है, कोण बी ए सी के, ए डी सी किसके बराबर है, बी ए सी के। ठीक, और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी ना। चलो तो सिद्ध करते हैं। दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज ए डी सी दिख रहा है और एक त्रिभुज बी ए सी दिख रहा है। ठीक है, यहां से हम सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं देखिए, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी से
आपके पास दो त्रिभुज है, ए डी सी, बी ए सी से है, दो त्रिभुज है। चलिए अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज में ए डी सी, ए डी सी बराबर बी ए सी, ये तो हमको दिया है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये तो हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया ही है कि ये दोनों बराबर हैं। चले, अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक चीज ध्यान दीजिए, ए डी सी में कोण सी आ रहा है, बी ए सी में भी सी आ रहा है, मतलब सी दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। सी क्या है, उभयनिष्ठ है। और जब ये सी उभयनिष्ठ है तो हम ये कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, यानी समरूपता का जो नियम होता है एंगल एंगल समरूप कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक ना, कौन से, त्रिभुज ए डी सी सिमिलर है त्रिभुज बी ए सी के, सिमिलर है। जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं तो आप मुझे बताइए क्या होगा। देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए सी बटा बी सी, ए सी बटा ए सी बटा बी सी, यानी कि ए बी सी वाला जब ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो ए सी बटा बी सी। अब इसको लीजिए बस ए वाले त्रिभुज को, तो सी डी बटा ए सी, तो सी डी बटा ए सी, तिरक गुणा कर लो, तो ए सी का ए सी के साथ गुणा, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का सी डी के साथ गुणा, बी सी इंटू सी डी। यही प्रूफ करना था आपको, यही सिद्ध करना है ना, ए सी का स्क्वायर सी बी का इंटू सी डी। हो गया, चलिए लिखना है, चलो ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, घ वाला, पहले का घ हम लोग कर चुके हैं, पहले का घ देखिए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी किसी वृत्त के क्या है, परिगत खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि एक चतुर्भुज किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, यानी कि एक वृत्त के बाहर आपने क्या खींचा है, एक चतुर्भुज खींचा है, मतलब ये वृत्त है आपका कुछ ऐसा, ठीक ना, ये मान लीजिए आपका वृत्त है, और वृत्त के परिगत आपने क्या खींच दिया है, एक चतुर्भुज खींच दिया है। चलो एक चतुर्भुज बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक ना बच्चों, समझ में आ रहा है। चले अब क्या करिए, आप इनका नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वृत्त है, और वृत्त के परिगत हमने क्या खींच दिया, एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींच दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक ना। चलिए अब जो स्पर्श बिंदु हैं इनको मैं कुछ नाम दे देता हूं, जो स्पर्श बिंदु है बच्चों इनको मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए ये वाला स्पर्श बिंदु P Q R और ये बिंदु S, P Q R और S। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी सी डी जो है एक वृत्त का केंद्र O के परिगत हमने क्या किया, इसको खींचा है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींच दिया, ठीक है। अब
जो भुजा है ए बी पी सी सी डी और डी ए, यह बिंदु क्रमशः इस वृत्त को पी क्यू आर एस पे क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको सिद्ध कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, दिख रहा है ना। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, सिद्ध कैसे करना है, इसको हम प्रमाण कैसे दें। चलिए देखिए, सिद्ध करते हैं या प्रमाण। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि जो S है और जो P है, P और S क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। P और S क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। मान लेते हैं P और S क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। और जब P और S स्पर्श बिंदु हैं तो AP बराबर क्या होगा बच्चों, AS। AP बराबर AS क्यों बराबर होगा, मैं यहां लिख देता हूं कि वाह्य बिंदु से, यानी जो वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वो समान लंबाई की होती हैं। यानी कि वृत्त के बाहर एक बिंदु है, यानी ये वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, स्पर्श रेखा बराबर होती है। ठीक है, अब तो डाउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कभी भी ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वृत्त पर, अगर किसी बाहरी बिंदु से खींचते हैं तो इनकी लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक ना। तो इसलिए एपी बराबर क्या होगा, एएस। चलिए, तो इसी प्रकार अगर हम देखें, अगर हम इसी प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा, पीबी यानी बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू, समीकरण 2 मान लो। सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, और डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। ठीक, 4 समीकरण हमने बना लिया। देखिए, अगर ये भी बाहर से है तो ये भी स्पर्श बिंदु से बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। मतलब एपी बराबर ए एस, बीपी बराबर बी क्यू और सी क्यू बराबर सी आर और डी आर बराबर डी एस, ठीक ना। चलिए, अब आप समीकरण 1 2 3 4 क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 2 3 व 4 जोड़ने पर, समीकरणों को क्या कर दें, जोड़ने पर। तो जब जोड़ा जाएगा तो इधर एलएचएस में जो है उनको एक तरफ जोड़ दीजिए, आरएचएस वालों को एक तरफ। तो क्या हो जाएगा, देखिए एपी, अगर हम चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो देखिए एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी जो हो जाएगा एबी के बराबर, और जो सी आर होगा आर डी, अगर जोड़ेंगे तो सी डी के बराबर हो जाएगा, और बराबर ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, या फिर यहां पे ऐसे लीजिए ए एस प्लस डी एस, यानी ए एस और डी एस को एक साथ लें तो ए एस प्लस डी एस ए डी के बराबर होगा, और बी क्यू प्लस सी क्यू यानी बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। तो आपको यही सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके या फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा घर पे, मैं मिटाता हूं। चलिए, इसके बाद हम लोग आप लोग, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़े का माध्यक 28.5 है, मतलब माध्यक आपको क्या दिया गया है, 28.5, माध्यक बराबर 28.5, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 60, n बराबर क्या दिया है, 60 दिया है। वर्गांतर दिया है और बारंबारता दिया है, यानी वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, मैं लिख देता हूं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, फिर 50 से 60। ये वर्ग अंतराल दिया गया है। इसके बाद आपको दिया गया है बारंबारता। बारंबारता बारंबारता दी गई है 5, x, 20, 15, y और 5। ठीक, चलिए क्या पूछा है आपसे, x और y का मान पूछा है। तो अगर x और y का मान पूछा है हमसे, तो अगर हमको वर्ग अंतराल माध्यक दिया है और माध्यक का जो फार्मूला होता है बच्चों, उसके लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, संचयी बारंबारता निकालिए आप लोग सभी लोग। संचयी बारंबारता बताओ जल्दी। देखो पहले का तो यही होगा 5, x प्लस 5, 20 में 5 ऐड होगा 25 प्लस x, 15 ऐड कर देंगे 40 प्लस x, और 40 में y ऐड कर देंगे 40 प्लस x प्लस y, 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, चलिए अब देखिए n का मान हमको दिया है, ठीक ना, और माध्यक कितना है 28.5। तो अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो माध्यक 28.5 है, 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा। जैसे देखिए ये 40 ज्यादा है, तो 28.5 किस में आएगा, 20 और 30 में। यानी कि माध्यक तो आपको दिया है, और जो आपका माध्यक है 28.5, 28.5 का वर्ग अंतराल वो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे 28.5 बच्चों इसी में आएगा, क्योंकि 25 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि 28.5 इसमें प्रेजेंट होगा, इसलिए इसके सामने वाला जो हमारा वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा, 20 और 30 होगा। होगा कि नहीं। चलिए जब होगा तो सबसे पहले देखिए यल का मान, यल का मान क्या होगा बताओ जल्दी। यन का मान आपको 60 दिया है, यन का मान 60 कितना होगा, n बाई 2 निकाल लो। ठीक, तो n बाई 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यल का मान कितना होगा, 20, क्योंकि वर्ग अंतराल में जो छोटा है एल का मान हो गया, यल का मान। और क्या निकालना पड़ेगा, यच। तो यच कैसे निकालते हो, इनके बीच का अंतर, ठीक ना, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। तो कितना होगा, 10। आपका यच कितना हो गया, 10 हो गया। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जो संचयी बारंबारता है वो कितनी होगी, CF, मतलब जो संचयी बारंबारता आपकी होती है उसके ठीक ऊपर वाला। तो जो CF होगा वो कितना होगा आपका, x प्लस 5 होगा। CF क्या होगा, x प्लस 5 होगा। सबका मान निकाल लिए, बस उसमें रख दो। फार्मूला क्या होता है माध्यक का, बताओ, माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक का फार्मूला बताओ भाई। L प्लस n/2 माइनस CF बटे n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक है, तो हमने F नहीं निकाला है, तो F का मान क्या होगा, 20। F का मान कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, चलिए सबके मान को वहां पे रख के हल कर देते हैं। तो यल का मान कितना है, 20 है, 20 प्लस n/2 का मान हमने कितना निकाला, 30 माइनस CF कितना आया है बच्चों, x प्लस 5। तो x प्लस 5 आगे माइनस है तो x माइनस 5 बटे f कितना आया है, 20, और h कितना है हमारा, 10। तो h का मान 10। ठीक है, और माध्यक भी दिया है कितना, 28.5।
5। तो ये आपका दिया है 28.5। अब देखिए हल करते हैं, क्या होगा, 10 दूना 20, और ये 20 अगर इधर से माइनस कर दिया जाए 28.5 में से तो आपका बचेगा 8.5। यहाँ पे 30 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 25 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, 2 का गुणा करिए, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17 बराबर 25 माइनस एक्स। यक्स का मान यहां से अगर हम निकालेंगे तो 25 माइनस 17, और 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 3 20, 5 25। तो यक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 8। हमें यक्स और वाई दोनों का मान निकालना था। चलिए, तो कह रहा है कि इनका जो योगफल है, यानी इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 60। तो जब जोड़ेंगे 60 आएगा, तो मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 60। देखिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। तो यक्स का मान रख दीजिए 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60। 45 5 50 और 3 53, तो वाई आ जाएगा 60 माइनस 53, कितना आ जाएगा, 7। तो वाई का मान 7 आ गया आपका। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है। ये क्वेश्चन आपसे कितने नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर में। ठीक ना, चलिए नोट करो जल्दी से। इसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका च वाला है दूसरे का। चले, आपके पास खराब पेन कितने हैं, 12, और अच्छे पेन कितने हैं, 132। तो अगर दोनों पेनों को मिला दिया जाए तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, यानी खराब और अच्छे पेन। तो खराब और अच्छे पेनों की संख्या, खराब और अच्छे पेनों की संख्या जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 132, यानी मिला के कितना हो गया, 144। यानी कुल पेन आपके पास कितने हो गए, 144 हो गए। ठीक ना, कह रहा है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो इस पेन में से यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन में अच्छा होने की प्रायिकता कितनी है। तो अब ये बताइए कि अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132, यानी कि कुल 144 हैं खराब और अच्छे मिला करके, और अच्छे कितने हैं, 132। तो अच्छे पेन की संख्या 132 है। अच्छे पेन की संख्या बराबर 132। ठीक, तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, देखिए अच्छे पेन होने की प्रायिकता, कुल अच्छे पेन है 132 और कुल जो संख्या है 144, यानी अच्छे पेन की प्रायिकता बटे कुल पेनों की संख्या। 11 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, भाग दीजिए, किससे कटेगा, 11 से भाग दीजिए, 11 एक कम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22। चलिए 12 से दीजिए, 12 एक कम 12, 1 बचेगा, 12 एक कम 12। यहाँ पे आप 12 से भाग देंगे, 12 एक कम 12, 2 बचेगा, 12 दूना 24, यानी 11 बटे 12। यानी कि अच्छे पेन होने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई, 11 बटे 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछे जाएंगे, कितने नंबर्स के पूछे जाएंगे,
6 नंबर के, और इसके पहले जो था वो सब 4 नंबर का था। एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा इसमें से। क्वेश्चन दिया है, देखिए कि यदि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। एक भिन्न क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में से हम एक घटा देते हैं, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमको भिन्न बताना है। तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं कि माना भिन्न क्या है? x/y है। मान लेते हैं कि माना भिन्न क्या है? माना भिन्न x/y है। ठीक। पहली शर्त क्या कह रही है? केस 1। पहली शर्त क्या कह रही है? कि भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में से एक घटा दिया जाए। तो मतलब ऊपर से हम एक क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी x में से एक घटा देते हैं, तो ये भिन्न क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। ठीक ना? और जब ये भिन्न 1/3 हो जाती है तो यहां से हम पहले समीकरण बना ले। देखिए 3 का गुणा जब इधर करेंगे आप, तो 3x - 3 बराबर y इधर लाइए, 3x - y बराबर 3, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रही है, या शर्त 2 क्या कह रही है? देखिए कह रही है कि यदि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी y + 8, तो क्या हो जाती है? 1/4। तो अगर 1/4 हो जाती है तब मान क्या होगा? तो गुणा करिए, 4 का x में गुणा, 4x बराबर y + 8। ठीक। तो यहां से y इधर आएगा, तो 4x - y बराबर क्या होगा? 8 होगा। इसको आप समीकरण 2 मान लो बच्चों। ठीक है। अब समीकरण 2 में से एक को आप या तो जोड़ दो या तो घटा दो। चलो, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, या समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 से एक घटाने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं, 4x - y बराबर 8, और पहला लिख लेते हैं 3x - y बराबर 3। तो चिन्ह बदलेगा माइनस में, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा। y क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कटेगा। 4x में से 3x घटाएंगे, क्या बचेगा? x। 8 में से 3 घटाइए, 5। तो x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक ना? चलो, अब x का मान 5 आ गया तो किसी में रख दो, पहले में या दूसरे में, हल करके y निकाल लें। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो यहां देखिए 3 x के जगह हमने 5 लिखा, 3 गुणे 5 - y बराबर 3। 5 3 15, 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर y। 15 में से 3 घटाएंगे 12, यानी y का मान क्या आ गया? 12। ठीक है। तो भिन्न हमने क्या माना था? x/y। तो भिन्न क्या हो जाएगी? x का मान कितना? 5, और y का मान 12। तो 5/12 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपकी भिन्न होगी। अगर इसके आप अंश में से एक घटाते हैं तो 1/3 आ जाएगा, और अगर आप हर में 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। आप अपने आंसर की वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका अथवा वाला भी मैं आपको करवा देता हूं। आप इसको पहले नोट करना हो तो नोट डाउन करिए, मैं साइड में हूं। चलिए, इसका अथवा वाला देखते हैं। अथवा वाला दिया है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की पहुंचने पर दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों कह रहा है कि अगर आपको 1500 किलोमीटर दूरी चलना है और
अगर आप आधे घंटे लेट चलना शुरू करते हैं, जैसे जो आपकी टाइमिंग है उस टाइमिंग से आप आधे घंटे लेट चल रहे हैं, तो आपको समय पर पहुंचने के लिए वहां पर आपको अपनी स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करना है, बढ़ा देना है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि वायुयान की जो मूल चाल है, माना वायुयान की मूल चाल क्या है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं कि वायुयान की जो मूल चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी दूरी चलना है, 1500, ठीक ना। चलिए, तो कितना समय लगेगा, अगर चाल इतना है और दूरी 1500 है, तो चाल समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 1500, चाल कितना है x, ठीक। तो यानी ये तो हो गया जो इसकी मूल चाल है, मतलब अगर अपनी स्पीड से चलेगा तो उसको इतना समय लगेगा, लेकिन निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए वो अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो वायुयान की जो नई चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वायुयान की नई चाल, वायुयान की जो नई चाल होगी, पहले तो x थी 250 बढ़ रही है तो 250 इसमें प्लस कर दो, तो x प्लस 250 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब कितना समय लगेगा, तो दूरी तो वही चलना है 1500 ही, चाल हो जाएगी x प्लस 250, ठीक ना। चलिए, तो अब क्या करें, ये पहले की चाल और ये चाल, मतलब आधे घंटे कम लग रहे हैं, तो यानी इसका जो कुल समय हो जाएगा, अगर हम 1500 बटे x प्लस 250 करें और आधे घंटा, देखिए क्या कह रहा था, आधे घंटा की स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब आधे घंटे लेट से चल रहा है, तो आधे घंटे को जब आप मिनट में बदलेंगे तो 1/2, ठीक है, क्योंकि 60 से भाग दे देंगे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये 1500 बटे x इसकी अपने पुराने समय पर पहुंच जाएगा। हल करते हैं, चलिए यहां पर देखिए, अगर हम इसका एलसीएम लें तो आपका एलसीएम होगा x प्लस 250 इंटू 2। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 250 से, 2 बचेगा, 2 का गुणा 1500 में करेंगे 3000 हो जाएगा, प्लस x प्लस 250 का 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस 250 होगा, बराबर 1500 बटा x होगा, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, x का अगर हम इधर गुणा कर दें पूरे में तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले इसका इधर कर देते हैं, ठीक ना, और इसका इधर कर देते हैं। देखिए अगर x का इसमें गुणा करते हैं तो 3250 जोड़ दें, 3250 x और x का x में होगा तो x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2x यानी 2 का गुणा करेंगे 2x और 2x में 1500 का गुणा होगा तो 3000 x होगा, और 500 में गुणा करेंगे 15 पचे 75, यहाँ पे देखिए 25 दूना 50 यानी कि कितना आ जाएगा 500, 500 में अगर 1500 का आप गुणा करते हैं तो 15 पचे 75, और यहाँ पे 2 जीरो और इसका 2 जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। अब आप इसको घटा दीजिए, क्या करिए घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3000 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x, देखिए 3250 में से 3000 घटाएंगे तो 250x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 75000 बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करना है। ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 75000 आए, जोड़ने घटाने पर 250 आए। चले तो 1000 गुणे 750 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा
7500। ठीक, यानी इसको आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स। अगर हम गुणा करेंगे इसका तो आ जाएगा 75,000, सॉरी 7,50,000। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 250 मिल जाएगा, माइनस 7,50,000 बराबर 0। चलिए पहले और दूसरे में से अगर हमको कॉमन मिलेगा तो सिर्फ यक्स मिलेगा, और जब आप यक्स कॉमन लेंगे तो आपका ब्रैकेट में बचेगा यक्स प्लस 1000, और फिर माइनस यहाँ से 750 कॉमन ले लीजिए तो 750 कॉमन लेने बचेगा एक्स प्लस 1000 बराबर 0। एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 750 होगा और दूसरे में होगा एक्स प्लस 1000 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा बच्चों 750, और यहाँ से x का मान माइनस 1000। तो चाल जो है कभी माइनस होती नहीं है, इसलिए वायुयान की जो चाल होगी वो क्या होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सामान्य चाल होगी। ठीक है, चलिए नोट करिए। मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चों चौथा क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक 80 मीटर चौड़ी मान लो सड़क बना दिए। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी क्या हो गई, सड़क हो गई। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं, तो सड़क के दोनों ओर बराबर ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, यानी खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। चलो इसको मैंने इससे मिला दिया इस बिंदु से, और इसके शीर्ष को मैंने इससे मिला दिया इसके शीर्ष से। तो एक कोण जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, और एक जो बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि जब खंभे समान ऊंचाई के हैं तो दोनों की ऊंचाई क्या है, h है। इस खंभे की भी ऊंचाई h है और इस खंभे की ऊंचाई भी h। ठीक ना, अब इस खंभे से इस खंभे के बीच की कुल दूरी 80 है, तो चलिए इस खंभे से इस बिंदु की दूरी को मैं मान लेता हूं कि इस खंभे से इस बिंदु की दूरी x है, और इस वाले खंभे से इस बिंदु की दूरी 80 माइनस x है। क्यों, क्योंकि टोटल 80 है, और जब आपने इसको x मान लिया तो इसको आप क्या करेंगे, 80 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, फिगर समझ में आ गया सबको। चलिए अगर फिगर समझ में आ गया तो इसका नामकरण कर दीजिए। A B, इस बिंदु को मैं मान लेता हूं C D और E। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई h है, माना एक मिनट। ठीक है, माना खंभे की ऊंचाई जो है बच्चों वो क्या है, h है। ठीक, खंभे की ऊंचाई क्या मान लिया, h है। ठीक ना, चलिए अब त्रिभुज ले लीजिए ABC, त्रिभुज ABC से इधर वाला जो त्रिभुज दिख रहा है बच्चों, तो ये आपका 90 डिग्री यहां बनेगा जब इस पर लंबवत है, तो tan कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो h बटे क्या होगा, x। tan 60 का मान कितना, करड़ी में 3, तो h बटे x। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x करड़ी में
3, इसको मान लो समीकरण 1। आई बात समझ में? ठीक है, अब इधर वाले त्रिभुज को ले लो, त्रिभुज ECD, ECD से E है, C है और D है, तो यहां पे बनेगा कितनी डिग्री? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बटे आधार। तो H आधार यहां से यहां तक की दूरी को क्या माने हैं? 80 माइनस x। तो 80 माइनस एक्स, tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा करणी में 3। तो H बटे क्या होगा? 80 माइनस एक्स। तिर्यक गुणा कर लीजिए, इधर का इधर हो जाएगा, इधर का इधर। तो 80 माइनस एक्स का 1 में गुणा 80 माइनस एक्स, और करणी में 3 का गुणा h करणी में 3। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए यस सर। ठीक है, तब आइए आगे देखते हैं। अब यहां देखो, पहले समीकरण हमने h बराबर क्या निकाला है? x करणी में 3। तो जहां पे h है वहां पे x करणी में 3 लिख दो। 80 माइनस x बराबर h की जगह क्या लिख दें? x रूट में 3 इंटू रूट में 3। तो 80 माइनस x बराबर, करणी में करणी गुणा होगा, करणी हट जाएगी तो क्या आएगा? 3x। ये x उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। तो x 3x कितना हो गया? 4x। 4 से भाग देंगे तो x का मान कितना? 20। तो खंभे से जो सड़क के बीच में बिंदु स्थित है, इसकी दूरी कितना है? 20। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई भी बताइए। तो x का मान यहां रख दो, ऊंचाई निकल जाएगी। यानी x का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो देखिए h बराबर यहां पे x की जगह 20 हो जाएगा और करणी में 3। तो h का मान हो जाएगा 20 करणी में 3। 80 आपका किसमें था? सेंटीमीटर में था, सॉरी मीटर में था। तो ये भी आपका मीटर में आएगा और इसकी ऊंचाई भी किसमें आएगी? मीटर में आएगी। क्लियर? चलो, कहीं दिक्कत हो तो बताइए, मैं फिर से रिपीट करूं? नहीं, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब आइए, चौथे में अथवा भी पूछा है बच्चों, क्योंकि आपको करना एक ही है, 2 दिया है लेकिन आपको करना एक है। लेकिन मैं आपको दोनों बताता हूं। पहले ये वाला था, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है मैं रीड करता हूं। देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि भूमि के एक, देखो भूमि है, ये मान लो हमारी भूमि है, और भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन हमने बना दिया। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। अब इस भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है, तो मीनार का ये वाला हिस्सा तल होगा और ये शिखर होगा, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि चलो मीनार की ऊंचाई h है, और कह रहा है कि मीनार के शिखर से और मीनार के तल के जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 है, ठीक ना? चलिए, तो अगर ये तल से एक कोण बनाते हैं बच्चों, तो यहां पर कितने डिग्री का बनेगा? 45। ये छोटा होगा और जो शिखर से आएगा वो बड़ा होगा आपका, तो ये कितना होगा? 60। टोटल 60 डिग्री का बन रहा है, और ये आपका कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? चलिए करते हैं। A B C D, तो यहां लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है? h। मीनार की ऊंचाई क्या है? h है, ठीक ना? चलो, सबसे पहले इसके बीच की दूरी को आप x मान लो, ठीक।
चलिए, तो त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी से जो नीचे वाला ए बी सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितने डिग्री का कोण बन रहा है एबीसी में 45। तो यहां पे क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है 20, आधार क्या है x। 45 का मान कितना बताया हूं 1, तो 20 बटे x, x का गुणा 1 में करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 20। मतलब ये जो दूरी है यानी कि भूमि के बिंदु से जहां पर कोण बन रहा है इसकी दूरी कितना है 20 है। ठीक, अब आप पूरे त्रिभुज को ले लो। अब ये बताओ अगर ये 20 है और ये h है तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी बच्चों h प्लस 20। कितनी हो जाएगी h प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ए बी डी ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी डी से, ए बी डी से कितने डिग्री का कोण 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा लंब, पूरा लंब कितना है h प्लस 20। त्रिभुज ए बी डी से tan 60 बराबर क्या हो गया h प्लस 20/20। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, h प्लस 20/20। तिरक गुणा करेंगे 20 का रूट 3 में 20√3 इक्वल टू h प्लस 20 इधर लाइए माइनस कर दीजिए, तो 20√3 माइनस 20 इक्वल क्या हो गया h। दोनों में से 20 कॉमन दिख रहा है आपको, 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू h। या तो आपका आंसर यहीं छोड़ दीजिए तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। √3 की वैल्यू आप रखेंगे तो 1.732 माइनस 1 इक्वल टू h। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 20 इंटू 0.732 इक्वल टू h। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14। ठीक है, 3 पॉइंट पे डेसिमल है तो इतना, यानी जो भवन की ऊंचाई है बच्चों, यानी भवन के ऊपर जो रखा गया है उसकी ऊंचाई 1.461। क्लियर, चलो नोट करो जल्दी, मैं अगला क्वेश्चन देखूं क्या है। चलो नोट कर लिए, मिटा दो। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले हुए चित्रानुसार इस खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितने लोगों को आ रहा है बताओ। चलो जिनको आ रहा है वो खुद से करें और जहां नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछे। देखिए यहां पर मैं फिगर ड्रा करता हूं आपका। कह रहा है कि एक बेलन है और बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 है। तो एक मैंने बेलन बनाया कुछ इस तरीके से और इस बेलन की ऊंचाई 10 है। ठीक है, और इस बेलन में से क्या कह रहा है कि अर्धगोला खोद कर निकाला गया है, मतलब कुछ इस तरीके से है, दोनों तरीके साइड से बच्चों। ठीक है, एक अर्धगोला खोद करके निकाल लिया गया है। तो कह रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है अर्धगोले की, ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर दोनों की। ठीक, और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या करेंगे, ये बेलन है, बेलन की ऊंचाई 10 है और जो अर्धगोला है यानी काट के जो निकाला जा रहा है इसकी कितनी है 3.5
5 है, 3.5 है, ठीक ना। तो आप क्या करिए, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए प्लस अर्धगोले को जोड़ दीजिए उसमें, तो आपका निकल जाएगा पूरा, ठीक ना। आ रही बात समझ में। तो आप देखिए सबसे पहले बेलन की ऊंचाई कितनी दिया है, जो दिया उसको लिख लीजिए। बेलन की ऊंचाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है। तो अब आधार की त्रिज्या की है, अर्धगोले की त्रिज्या, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, मैं यहां पे 2 से गुणा कर देता हूं बच्चों, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो जल्दी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। गुड, 2 पाई आर एच इंटू 2, और अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, देखो 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा h और यहां बचेगा 2r। 2 पाई का मान क्वेश्चन में तो बोला है 22/7 रखने के लिए, तो अब 22/7 रख लो। रेडियस क्या है 3.5, हाइट कितनी है 10, प्लस 2 इंटू 3.5, 7 बचे 35। तो अगर आप काटेंगे 0.5, 22 गुना 44 गुणे 0.5, 5 दूना 35 दूना 70, यानी कि ये आपका दशमलव लगाएंगे तो 7 बचेगा। 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 2 22, एक अंक पे दशमलव लगा दो, 70, 10 और 7 17, 22 का 17 गुणा 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। कितने लोग अपने से लगाएं, दिखाओ तो। चलो आ गया समझ में। ऐसा क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग बार बार, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वे सब के सब आप जरूर इस पर और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको एक पहला सेट करा रहा हूं, कल हम लोग दूसरा करेंगे, और जितने भी सेट हैं लगभग 2020 से 25 तक, यानी 5 सालों का मैं कोशिश करूंगा कि आपको हल करा दूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए और आप मैथ के पेपर में बेहतर कर सकें, ठीक ना। चलिए तो अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेट 2025 का पहले सेट का आखिरी क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, 5 में भी 2 दिया है, एक ही आपको करना है, ठीक ना। तो एक आपका हो गया। अथवा वाला देखिए क्या है, इसको नोट कर लिए हैं मेरे। चलो अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, देखो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। मतलब कह रहा है कि एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। मतलब कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है बच्चों कुछ इस तरीके से, और इस अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का खड़ा है, यानी कुछ ऐसा, ठीक ना। दिया बन गए। चलो शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है,
तो मतलब ये कह रहा है कि जो शंकु है और जो अर्धगोला है, मतलब ये शंकु की त्रिज्या या ये होगी आपकी और यही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, दोनों की त्रिज्याएं समान है, मान लेते हैं कि r है। ठोस की ऊंचाई 6 है, अब इस पूरे की ऊंचाई कितनी है? 6 है और त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 है, यानी त्रिज्या जो समान है वो 3 है। यहाँ की शंकु की भी त्रिज्या 3 है और अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 है। क्यों? क्योंकि भाई जब उसी अर्धगोले के ऊपर ही इसको रखा गया है तो उसी के आधार का बराबर है शंकु का, इसलिए दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं? समान है। मतलब शंकु की त्रिज्या व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या समान है, अतः r बराबर आपका क्या होगा? 3 होगा। ठीक ना? चलो मैं दोनों को r मान लिया हूं और दोनों की त्रिज्याएं 3 है। संपूर्ण ऊंचाई क्या है? 6, यानी कि जो ठोस की ऊंचाई है वो कितनी है? 6 है। ठोस की ऊंचाई 6। अच्छा ये बताइए जब पूरे ठोस की ऊंचाई 6 है तो ये शंकु की ऊंचाई तो त्रिज्या के बराबर होती है, मतलब अगर ये त्रिज्या 3 है तो ये भी 3 होगा। जब ये भी 3 होगा पूरे को घटाएंगे तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 6 में से घटाएंगे 3। गुड। तो जो शंकु की ऊंचाई है वो क्या है? 6 - 3 बराबर 3। गुड। अब क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन जोड़ दिया जाए, यानी ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों जोड़ दीजिए। अर्धगोले का आयतन आ गया? बहुत अच्छा। चलो देखो, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है? बोलो। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। बहुत अच्छे। देखो 1/3 पाई r कॉमन ले लो, 1/3 पाई r कॉमन ले लिए तो यहां से बचेगा RH और यहां से बचेगा बच्चों 2 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि यहां पे r स्क्वायर यहां भी मिल जाएगा तो यहां पे एक r बच जाएगा यानी 2r। ठीक है? और यहां पे r नहीं बचेगा, r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1/3 पाई r का मान कितना? 3, यानी 3 का स्क्वायर कर दो और यहां पे h कितना है? 3 है, 2 × 3, 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 दूना 6, 6 3 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और क्या बचा है? पाई। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये था सेट नंबर 1 2025 का पहला सेट, जिसको हम सब ने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? अब आपका काम क्या होना चाहिए कि इस पर जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया या जो भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर आप एक एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चों जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो PYQ यानी पिछले साल के पेपरों के आसपास के ही क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप उनको बेहतर तरीके से तैयार करें ताकि आप मैथ्स में 70 में 70 लेके आ सकें रिटन में, जो आपका प्रैक्टिकल है उसे छोड़ करके। ठीक है? तो आप सबके लिए मैं कल एक नया सेट, दूसरा सेट लेके आऊंगा, तब तक आप इसको देख के तैयार करिए।
ठीक है, धन्यवाद। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें।